हेलो स्टूडेंट्स, मनिंदर साइंस स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर 3 चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके 2 पार्ट हो चुके हैं। उन 2 पार्ट्स में हमने पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस किया था कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना, वो कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज देख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। उस चैप्टर में हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का। लेक्चर नंबर 2 यानी कि पिछले वीडियो में हमने लास्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए रिलेशन बताया था V और E में, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो क्या था, पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट टू R E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। ये रिलेशन बताया था। आज का पूरा वीडियो इसी रिलेशन पे बेस्ड है, इसी पे सारे के सारे टॉपिक इसी से कवर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्पेरिकल सेल या कंडक्टिंग स्फीयर। देखो, स्पेरिकल सेल क्या होता है, खोखला गोला, मतलब चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, उसके लिए भी यही डेरिवेशन होगा, और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी यही होगा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। क्यों? क्योंकि स्पेरिकल सेल मतलब खोखला गोला है, उसको अगर चार्ज देंगे तो सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, जब उसको चार्ज देंगे तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो चार्ज कंडक्ट करता हुआ उसकी सरफेस पे आ जाएगा। तो मतलब इन दोनों केसेस में अगर एग्जाम में कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल आए या नॉन कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल आए, कंडक्टिंग होलो स्फीयर आए या नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर आए, या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आए, सभी के लिए एक ही कैलकुलेशन करनी है, वो ये। क्यों? क्योंकि सभी में चार्ज जो है वो उसके सरफेस पे आ जाता है। तो लेट अस कंसीडर ए स्फीयर। तो चार्ज कहाँ होगा, इसके सरफेस पे। तो ये इसके चार्ज है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, और ये चार्ज जो है वो Q है, कैपिटल Q चार्ज है ये। ठीक है, इसकी वजह से हमने पिछले चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की थी। वो कैसे की थी, आउटसाइड, इसके बाहर किसी पॉइंट पे E आउट कितनी निकाली थी, E आउट, ऐसे लिख रहा हूँ, E आउट का मतलब बाहर क्या निकाली थी, KQ अपॉन R²। R क्या है, R वो दूरी, जैसे यहाँ से इस पॉइंट पे बाहर निकालनी है यहाँ पे, तो इन दोनों, इसके सेंटर और इस पॉइंट के बीच की दूरी थी R, तो ये निकाली थी बाहर। इसके सरफेस पे कितनी थी, E एट सरफेस इज इक्वल टू इंटू R वेक्टर, KQ अपॉन कैपिटल R² इंटू R वेक्टर। ठीक है, ये तो थी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है सरफेस पे, और इनसाइड E इन कितना था, 0 था। ये हमने पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, ये तीनों चीज़ें। इनकी सहायता से अब इस स्फीयर के लिए आउटसाइड, सरफेस पे और इनसाइड तीनों जगह क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें पहला केस है आउटसाइड, मतलब इस स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड द पॉइंट इज स्मॉल r दूरी पे, सेंटर के स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r दूरी पे स्थित है वो पॉइंट P, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बताया था, V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट से R E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, ये बताया था। तो इसमें क्या करना है, E कौन सा काम में आएगा, आउटसाइड वाला, ये वाला काम में आएगा, क्योंकि हमें जो पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो इसके आउटसाइड है, इसलिए आउटसाइड वाला काम में आएगा। तो यहाँ O लिखेंगे, तो V इज इक्वल टू, E आउटसाइड का मान कितना है, वहाँ से रखेंगे माइनस का चिन्ह, इनफाइनाइट से R, E आउटसाइड है KQ अपॉन R², तो K कैपिटल Q अपॉन R² इंटू R कैप। ये क्या है, R कैप उसकी डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये उसकी डायरेक्शन है, डॉट DR वेक्टर। ठीक है, K और Q कैसी क्वांटिटी है, K भी एक कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट होगा, 10, 5,
10 कूलम, 5 कूलम या 4 कूलम जो भी है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट से R 1/r² r कैप डॉट dr वेक्टर। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इधर देखो क्या लिख सकते हैं इसको, r कैप तो r कैप रहेगा, डॉट देखो dr, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को क्या क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा dr इनटू उसकी डायरेक्शन, ठीक है। इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आर कैप डॉट आर कैप क्या बनेगा, dr बाहर रहेगा, आर कैप डॉट आर कैप क्या बनेगा, इसका मान आएगा 1। तो क्या कितना बना, dr, मतलब आर कैप डॉट dr वेक्टर को हम dr लिख सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ dr। तो इसको ये लिख देंगे dr। तो v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट से r 1/r², यहाँ के क्यू हो रहेगा, के क्यू नेगेटिव के क्यू, ठीक है, इंटू dr, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 1/r² dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के क्यू, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/r² का -1/r, तो माइनस को 1/r, लोअर लिमिट है इनफाइनाइट, अपर लिमिट है r, ठीक है। तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू माइनस का के क्यू और -1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ठीक है। इसका मान 0 होगा, इसको हटा देंगे तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू 1/r। तो v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के क्यू अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, पहली बात तो ये आउटसाइड है तो इसको लिखेंगे आउटसाइड, पोटेंशियल आउटसाइड द स्पेयर या स्पेरिकल शेल, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, v आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। एक बात किया, पहला केस क्या है, आउटसाइड मतलब बाहर के लिए। अब दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं एट सरफेस, मतलब सरफेस पे। यहाँ r का मान है वो कैपिटल R के बराबर, इसकी रेडियस कितनी है r, तो ये r है यहाँ पे कैपिटल R के बराबर होगी। मतलब इस सरफेस पे किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, वो इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इस r की जगह ये कैपिटल R रख देंगे। तो क्या क्या मान मिलेगा, v एट सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r, ठीक है। तो इसके दो केस डिस्कस कर लिए हैं, आउटसाइड मतलब स्पेयर या स्पेरिकल सेल के बाहर, और एट सरफेस उसकी सरफेस पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक। थर्ड है इनसाइड द स्पेयर, इनसाइड r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब वो जो डिस्टेंस जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो उसके रेडियस से कम होगा, मतलब इनसाइड निकालना है। लेट अस कंसीडर यहाँ निकालना है, इस यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पे निकालना है, ये R डिस्टेंस है सेंटर O से, ठीक है। तो इसमें जो इंटीग्रेशन था v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट से R ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इसमें इस इंटीग्रेशन को दो भागों में बांटना पड़ेगा, इसकी लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी दो भागों में। कौन कौन से भागों में, देखो इस लिमिट को इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r, इसको कितने भागों में बांटना पड़ेगा, दो भागों में, इनफाइनाइट से कैपिटल R प्लस कैपिटल R से स्मॉल r। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको सीधा यहाँ तक क्यों नहीं ला सकते, इंटीग्रेशन बाहर से वहाँ से इनफाइनाइट से यहाँ तक क्यों नहीं कर सकते। ये देखो अगर कोई भी फंक्शन है वो किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसके लिए ये काम करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन ब्रेक करना पड़ता है। कहाँ पे, जहाँ पे कॉमन लिमिट है। देखो इसमें कॉमन लिमिट क्या है, r कॉमन लिमिट है, मतलब इसकी सरफेस वो लिमिट है जो कॉमन है। इसका मतलब इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, इस सरफेस के
ये सरफेस है, इसके जस्ट बाहर की सरफेस पे दो पार्ट होते हैं, एक बाहर की तरफ की सरफेस, एक अंदर की तरफ की सरफेस। तो बाहर की तरफ जो सरफेस है वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मैक्सिमम है, KQ/R², मैक्सिमम है। और इसके जस्ट अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 0 है। तो मतलब मैक्सिमम से मिनिमम या मिनिमम से मैक्सिमम मान प्राप्त कर रहा है उसकी सरफेस पे। तो मतलब सरफेस पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसको दो भागों में ब्रेक करना पड़ेगा हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। V इनसाइड क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से कैपिटल R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, जहाँ E क्या है, आउटसाइड या सरफेस, प्लस इनफाइनाइट कैपिटल R से स्मॉल r E इन डॉट dr। ठीक है, देखो बच्चों ये हमने निकाला था अभी क्या निकला था, KQ/R ये निकला था। और ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखेंगे और इसका मान निकालते हैं। तो V इन इज इक्वल टू, ये अभी निकाला था हमने, सरफेस पे कितना होता है, KQ/R, तो KQ/R माइनस R से कैपिटल R से स्मॉल r, E इन कितना है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, तो इंटू dr, तो इसका मान कितना आएगा, 0। तो क्या बनाए, V इनसाइड कितना बना, KQ/R। इम्पोर्टेंट बात है ये कि किसी भी स्पेरिकल सेल के लिए या स्फेयर के लिए उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है, जबकि पोटेंशियल का मान नॉन जीरो होता है। क्यों होता है नॉन जीरो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो उन सभी चार्जेस का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। इस वजह से डायरेक्शन कम में आएगी और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 कर देंगे। लेकिन पोटेंशियल में क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे तो पोटेंशियल ऐड होते जाएंगे, समझाएंगे। इसीलिए इनसाइड कंडक्टर पोटेंशियल नॉन जीरो होता है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब इसका देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले लिख लेते हैं क्या क्या निकला था, E आउटसाइड क्या निकला था, E आउटसाइड इज इक्वल V आउटसाइड निकला था KQ/r। V सरफेस पे निकला था KQ/R और अंदर निकला है V इन निकला है KQ/R। मतलब अंदर और सरफेस पे सेम है और सरफेस के बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। इसका मान कांस्टेंट है, देखो K कांस्टेंट है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज भी कांस्टेंट है और R भी, रेडियस भी कांस्टेंट है। मतलब ये दोनों मान कितने क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और ये क्या है, वेरिएबल है, R पे वेरी कर रहा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उस कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर, वैसे वैसे उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, देखो ये है V पोटेंशियल और ये है डिस्टेंस R का ग्राफ। ठीक है, ये V है, यहाँ पे सरफेस है कैपिटल R। ठीक, तो इसका पोटेंशियल का क्या बनेगा ग्राफ, यहाँ तक तो कांस्टेंट है मान, देखो यहाँ से ये सेंटर है, ओ सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट मान है, कितना है ये KQ/R और आगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, मतलब V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। देखो आउटसाइड ये है इनसाइड, ये है सॉरी ये है एट सरफेस और ये है आउटसाइड। ठीक है, ये ग्राफ बना है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड का बना था, वो क्या बना था पिछले चैप्टर में, E और R में जो ग्राफ बना था वो ये बना था, E इज, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम था KQ/R²। ठीक, ये R है, ये इनसाइड है, ये सरफेस है और ये आउटसाइड है। तो देखो इनसाइड 0 था, इनसाइड 0 है, फिर उसकी सरफेस पे मैक्सिमम KQ/R² मैक्सिमम है और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी प्रकार इसका ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा सेंटर से लेके, मतलब इनसाइड क्या बनेगा, कांस्टेंट, और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।
वो पिछला तो था वो स्पेरिकल सेल या कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, उसमें क्या उसकी क्या हो रहा था उसमें कि चार्ज उसकी सरफेस पे आ रहा था। लेकिन इस बार नॉन कंडक्टिंग है, मतलब चार्ज जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। अगर उसके वॉल्यूम में चार्ज देंगे तो सारा का सारा चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। जैसे लेट अस कंसीडर ए स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। इसमें अगर चार्ज देंगे तो वो चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ऐसे उसकी सरफेस पे, ठीक है। देखो इसमें लेट अस कंसीडर इसमें कि क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर वॉल्यूम में, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आउटसाइड, सरफेस पे और इनसाइड, तीनों जगह निकालना है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी पड़ेगी, जो कि पिछले चैप्टर में हमने किया था कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू r कैप। सेम ही है जो पिछले वाले टॉपिक में किया था, सेम KQ अपॉन r स्क्वायर किया था। उसकी सरफेस पे KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू r कैप, ये भी सेम था। मतलब यहाँ तक का सारा डेरिवेशन सेम होगा। उसके बाद जो फर्क आएगा वो इनसाइड आएगा। देखो कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड कोई चार्ज नहीं था, इसलिए उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। लेकिन इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इनसाइड, KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की क्यूब इंटू R कैप। इतनी हमने पिछले चैप्टर में ये डिस्कस किया था। अब शुरू करते हैं आउटसाइड। पहला क्या है, आउटसाइड, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब जो पॉइंट है वो उसकी रेडियस से ज़्यादा बड़ा है, मतलब दूर है। यहाँ से लेट अस कंसीडर इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, ये स्मॉल r है, इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल निकालना है। क्या करना होगा, सेम प्रोसीजर करना होगा, इन दोनों का मान भी सेम आएगा। जो अभी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए या स्फेरिकल सेल के लिए क्या है, वही काम इसमें करना है नॉन कंडक्टिंग के लिए, क्योंकि अंदर तो चार्ज क्यों ही है, क्यों है तो सारा का सारा प्रोसीजर वही करना होगा। V इज इक्वल टू V आउट इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक। V आउट इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से R, E वेक्टर का मान कितना है, KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप डॉट dr। अब इसका मान क्या होता है, dr होता है, इसका मान dr होता है, ये लिख देंगे यहाँ पे। V नॉट इज इक्वल टू माइनस KQ बाहर आएगा, इनफाइनाइट से R 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन R आएगा। V नॉट इज इक्वल टू माइनस का KQ इंटू माइनस 1 अपॉन R इनफाइनाइट से R। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, V नॉट इज इक्वल टू माइनस का KQ माइनस 1 अपॉन R। देखो माइनस 1 अपॉन R तो R की जगह R रखा, माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, इसका मान 0 आएगा। तो क्या बना, V नॉट इज इक्वल टू माइनस KQ इंटू माइनस 1 अपॉन R, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, V नॉट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो KQ अपॉन R, सेम चीज़ आ रही है। जो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आ रहा था वो इसमें आ रहा है, सेम टू सेम चीज़ आ रही है। अब बात करते हैं इसकी सरफेस पे। इसकी सरफेस पे क्या करना होगा, इस R की जगह कैपिटल R रख देंगे तो क्या निकलेगा, सरफेस पे पोटेंशियल निकलेगा इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो एट, दूसरा है एट सरफेस, यानी कि R इज इक्वल टू R। तो R की जगह स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेंगे तो V एट सरफेस इज इक्वल टू KQ अपॉन R, सेम चीज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ तक हमने पिछले वाले टॉपिक में भी किया था। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सेम प्रोसीजर था। जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में वो है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। उसके अंदर कितना आ रहा था, इतना ही आ रहा था, जितना उसके सरफेस पे था उतना आया था। लेकिन इसमें अलग आएगा, क्योंकि चार्ज अंदर उसके तो केवल सरफेस पे चार्ज था, इसके अंदर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक है। तो तीसरा देखते हैं इनसाइड। अब इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट P पे। लेट अस कंसीडर ये पॉइंट P है, इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है
P पे, जिसकी सेंटर से दूरी स्मॉल r है, ये स्मॉल r, ठीक है। इस पॉइंट P पे निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड है इनसाइड, यानी कि r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। तो वही काम V इन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से स्मॉल r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। देखो बच्चों, वही काम करना है इस इनफाइनाइट से स्मॉल r, मतलब इनफाइनाइट से इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आ रहे हैं, तो मतलब लिमिट ब्रेक होगी। लिमिट ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, V इन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से कैपिटल R ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये सरफेस है, माइनस इनफाइनाइट कैपिटल R से स्मॉल r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये है इनसाइड। देखो पिछली बार इसका मान के क्यू अपॉन आर आया था, इस बार भी इसका मान के क्यू अपॉन कैपिटल आर आया है, लेकिन पिछली बार इसका मान जीरो हो गया था क्योंकि इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड चार्ज जीरो नहीं होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मान होगा, ये मान होगा, तो वो देखते हैं। इसका मान कितना निकला था अपना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो ये लिखते हैं वी इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इस पूरे का मान क्या निकला था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, वो लिख दिया, ठीक है। माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर, ई इन का मान कितना है, के क्यू अपॉन आर की क्यूब इंटू स्मॉल आर और आर कैप इंटू डी आर वेक्टर। देखो इसका मान क्या होगा, डी आर, ठीक है। तो लिखते हैं वी इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस आर से आर के क्यू अपॉन आर की क्यूब इंटू आर डी आर। इसका मान क्या होगा, डी आर, ठीक है। ये क्या है, के क्यू अपॉन आर की क्यूब, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है और रेडियस ऑफ द स्फीयर भी कांस्टेंट है, तो पूरा पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। क्या बनेगा, वी इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर की क्यूब कॉमन आएगा, बाहर आएगा, मतलब के क्यू अपॉन आर की क्यूब इंटीग्रेशन कैपिटल आर से स्मॉल आर और आर इंटू डी आर। इस आर का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर स्क्वायर बाई टू। क्या होगा, वी इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर की क्यूब, क्या होगा इंटीग्रेशन, वन अपॉन नहीं आर स्क्वायर बाई टू, 1.2 आर स्क्वायर या आर स्क्वायर बाई टू, आर इंटू लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो वी इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस, इसको अंदर लेके जाएंगे, नहीं पहले के क्यू अपॉन आर की क्यूब, अपर लिमिट क्या है, आर स्क्वायर बाई टू माइनस लोअर लिमिट आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब इस टर्म को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, वी इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर की क्यूब। देखो के क्यू अपॉन आर की क्यूब इसके साथ गुणा होगा तो क्या होगा, के क्यू आर स्क्वायर, के क्यू आर स्क्वायर, तो के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर की क्यूब, ठीक है। अब देखो माइनस और माइनस प्लस, क्या बनेगा, के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर और नीचे है आर की क्यूब, तो के क्यू नीचे बचेगा आर और टू पहले से है, तो के क्यू अपॉन टू आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से एलसीएम लेंगे, वी इन इज इक्वल टू टू आर की क्यूब एलसीएम लेंगे, टू आर की क्यूब अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखो इधर आर है तो टू आर स्क्वायर का ऊपर गुणा होगा, तो के क्यू टू आर स्क्वायर माइनस ये ऐसे कैसे, के क्यू आर स्क्वायर प्लस, देखो टू आर इधर है तो आर स्क्वायर के ऊपर गुणा होगा, के क्यू आर स्क्वायर। वी इन इज, अब देखो इसमें दो और एक, तीन बनेगा, थ्री के क्यू आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू आर की क्यूब, ठीक है। अब इसको क्या कैसे करेंगे, थ्री नहीं के क्यू कॉमन आ रहा है दोनों में से, के क्यू कॉमन आएगा, वी इन इज इक्वल टू के क्यू कॉमन आ रहा है, तो थ्री आर स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r की क्यूब। ठीक, ये है इनसाइड, पोटेंशियल का मान इनसाइड कितना है, ये है। ठीक है, अंदर पोटेंशियल ये निकला है, इनसाइड जो पोटेंशियल निकला है वो ये निकला है। ठीक है, अब हम इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालें तो क्या होगा, V एट सेंटर। ठीक है, V एट सेंटर क्या करेंगे, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखेंगे। कैपिटल R रखेंगे तो K Q, देखो 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r की क्यूब पर, तो क्या बनेगा, रोक दे। सेंटर पे निकाल रहे हैं तो r का मान 0 रखना होगा। देखो सेंटर पे r का मान क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ आएगा 0। ठीक है, क्या बन रहा है, 3k क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r की क्यूब। ठीक, तो क्या बनेगा, V एट C इज इक्वल टू, ऊपर लिख रहा हूँ, V एट C मतलब सेंटर पे पोटेंशियल कितना लगेगा, 3/2 k क्यू अपॉन r, 3/2 k क्यू अपॉन r। और देखो ये सेंटर पे है और सरफेस पे कितना है, Vs कितना आया था, k क्यू अपॉन r, मतलब सरफेस का 3/2 गुना, यानी कि 1.5 गुना आ रहा है सेंटर पे, तो मतलब V एट सेंटर जो है वो 1.5 गुना है किसका, V एट सरफेस पे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की सहायता से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, ये V है, ये R है। ठीक, देखो ये सरफेस है R, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है और ये सरफेस है। ठीक, सरफेस पे कितना है मान, ये है k क्यू अपॉन r। ठीक, तो इससे 1.5 गुना ज़्यादा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये है V एट सेंटर इज इक्वल टू 1.5 इंटू V एट सरफेस। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सरफेस है, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक ऐसे आएगा और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के। ठीक, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक सारा का सारा जो काम हमने किया था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक चार्ज के लिए हो सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो एक चार्ज का हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके लिए सिस्टम ऑफ चार्जेस की ज़रूरत होती है। मतलब 2 चार्जेस या 2 से अधिक चार्जेस का सिस्टम होगा तो उसी के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है। तो उससे पहले एक डेरिवेशन देखते हैं जो हमने पहले लेक्चर में भी किया था। वर्क डन बाई टोटल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम बोल रहा हूँ मतलब 2 या 2 से अधिक चार्जेस हैं। ठीक है, टोटल फोर्स कौन कौन से होंगे, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन को 0 मानते हैं। इस चैप्टर में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 है। ठीक है, फिर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस चैप्टर में हमने जो भी डेरिवेशन किया है उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज को क्या माना है, 0 माना है, तो इसको भी क्या मानेंगे 0, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होने देना है। इस हिसाब से फोर्स लगाएंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बन रही है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाई नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और हमें पता है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसकी जगह यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव इज इक्वल टू W एक्सटर्नल वर्क के द्वारा फोर्स और W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, एक तो ये एक्सप्रेशन है और इसी के अलावा एक और लिख सकते हैं -WC। मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है किसी भी सिस्टम का वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन के बराबर होगा या कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन के नेगेटिव के बराबर होगा।
ठीक है।